फाइन स्टूडेंट, इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25 और हम लोग सेकेंड मॉड्यूल करने जा रहे हैं इस क्लास में। तो फर्स्ट मॉड्यूल कवर हो चुका है और उसमें बताए हैं ओवरऑल आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और इस मॉड्यूल में हम लोग 5 इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। 5 इश्यूज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे और सभी इश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ की वजह से ग्रोथ में कमी आ रहा है। तो कुछ कमी जो है वो इंटरनली है और कुछ कमी क्या है, एक्सटर्नली है। तो ये जो इशू नंबर 1 और 2 पढ़ने जा रहे हो, ये जो कमी है इंटरनल कमी है। ये कि हमारे कंट्री में क्या है कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। याद करो यूनियन बजट, जिसमें हम कैटेगरिकली बताए थे कि भारत सरकार है ना विश्वास एक्ट, जन विश्वास एक्ट 2023 में लेके आई, जिसके वजह से बहुत सारा जो आर्काइक लॉज था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और इस बार भी जन विश्वास बिल 2.0 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके तहत बहुत सारे जो लॉज उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डीरेगुलेशन का। तो अभी ज़रूरी है कि हम अच्छे से ग्रोथ करें, उसके लिए हमें डीरेगुलेशन करना होगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी देना होगा आपको। तो अभी क्या है या इससे पहले क्या था कि कभी भी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको शक के नज़र से देख रहे कि अच्छा उसने कुछ गलत ही काम किया है। ये नज़र चेंज होने की ज़रूरत है ना। जो नज़रिया है सरकार का उसको चेंज करने की ज़रूरत है। कोशिश होना चाहिए अधिक से अधिक बिजनेस इकोसिस्टम को फेवर करे, क्योंकि देखो बाहर का कंडीशन तो बहुत बुरा ही है। टैरिफ वार चल रहा है, जो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है वर्ल्ड में। यदि इंटरनली भी हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या होगा, सस्टेन ग्रोथ का क्या होगा, फिर विकसित भारत का क्या होगा। तो हमें इंटरनली बहुत काम करना होगा। इसलिए नंबर 1 इशू जो है दैट इज डीरेगुलेशन टू ड्राइव मीडियम टर्म ग्रोथ। यहाँ पे समझो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 ने पूरी तरीके से इस बात पे जोर दिया है कि डीरेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स रोलिंग बैक रेगुलेशन सिग्निफिकेंटली। जो बार बार जो रेगुलेट किया था, जो तरीका है रेगुलेशन का, वो कम किया जाए, रोलिंग बैक किया जाए। छोटे छोटे मुद्दा पे ना इतना ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इंडिकेट्स स्टॉपिंग माइक्रो मैनेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एम्ब्रेसिंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में है ना बहुत ज़्यादा ही जाकर माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है ना। पूरी तरीके से रिस्क बेस्ड रेगुलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ पे ही रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, उस चीज़ पे रेगुलेशन होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है रेगुलेशन का। एग्जाम्पल देखो, मान लो किसी भी स्टेट में किसी व्यक्ति को एक स्कूल खोलना हो तो कितना ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा उससे, है ना। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक 20-25 लगभग 20-25 ऑफिसर्स उसको मिलना पड़ेगा। तो क्या डू यू थिंक इतना रेगुलेशन की ज़रूरत है इस कंट्री में? इतना रेगुलेशन की ज़रूरत है किसी स्टेट में? नो, इतना रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ रिस्क बेस्ड है, जहाँ जहाँ लगता है कि यस रेगुलेशन की ज़रूरत है, वहीं पर रेगुलेशन होना चाहिए। और जहाँ पे लगता है कि ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रेगुलेशन। समझे? तो दिस इज अ चेंजिंग द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन फ्रॉम गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट टू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि अब इस स्ट्रैटेजी में शिफ्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, पहले क्या था कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले हम लोग उसको गिल्टी मान लेते थे। तुम गिल्टी हो जब तक तुम प्रूवन ना हो जाए कि तुम इनोसेंट ना हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम इनोसेंट है, तुम बिजनेस स्टार्ट करो, तुम तब तक इनोसेंट हो जब तक तुम गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते हो। तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है, समझे ना। अब कैसा स्ट्रैटेजी चाहिए हमें रेगुलेशन में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये वाला चीज़ चाहिए, पहले वाला नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अब देखो निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कहा है ना कि जो फ्यूल होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का वो रिफॉर्म्स ही होगा। बिल्कुल, डीरेगुलेशन इज द वन काइंड ऑफ रिफॉर्म्स। सेंट्रल आइडिया क्या है इसके पीछे, डीरेगुलेशन के पीछे? सेंट्रल आइडिया कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिलना चाहिए कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। और उसके लिए डीरेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, 2023 में ही भारत सरकार ने क्या किया था, बहुत सारा जो आर्काइक लॉज था उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। एंड ऑन द सेम पाथ सिमिलरली
इस साल भी भारत सरकार क्या करने जा रही है, 100+ जो आर्काइव लॉज जिसका आप जरूरत नहीं है वैसा, उसको डिक्रिमिनलाइज कर रही है, बिल्कुल इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल पे, बेसिस पे, समझे। तो क्या करें, डीरेगुलेशन वाला व्यवस्था क्रिएट किया जाएगा। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ करना चाहिए एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। इट ऑल्सो स्टेट दैट डीरेगुलेशन इज द पार्ट टू एम्प्लॉयमेंट। जितना डीरेगुलेट करोगे, जितना रिलैक्स करोगे नियम कायदे में, उतना ही बेहतर है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हाँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी क्या है, सॉफ्ट टच, लाइट टच रेगुलेशन है। इसका मतलब अंदर नहीं घुसता है, वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता है अंदर जाके कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या किए। दो थोड़ा सा स्पेस दो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को, ताकि वो फल और फूल सके। इनिशियल लेवल पे ही आप जाकर हर्डल्स लगा दोगे तो कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा जी, समझ गए ना। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि डीरेगुलेशन यदि होता है ना, जितना डीरेगुलेशन हो उतना बेटर है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। अच्छा, द 3 लेवर्स टू रियलाइज विकसित भारत बाई 2047, यानी कि 3 चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हम यदि चाहते हैं कि भारत विकसित भारत रियल में ही बने, तो 3 चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। एक तो डीरेगुलेशन फॉर द ग्रोथ, है ना, ये जो इतना जो रेगुलेशन है, यानी कि अब हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना। तो डीरेगुलेशन होना चाहिए, तभी जाकर ग्रोथ हो पाएगा। दूसरा चीज़ है प्राइवेट सेक्टर रोल इन नेशन बिल्डिंग। प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा क्या होना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन, जो भारत का जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। अब फजल फ्यूल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँ। एट द सेम टाइम जो प्राइवेट हम लोग इतना ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं अपना, है ना, बाइक को यूज़ करते हैं, हम लोग अपना पर्सनल कार को यूज़ करते हैं, ये कम होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, उसका बहुत फ़ायदा है। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है एनर्जी ट्रांजिशन में, समझ गए। तो 3 चीज़ पे फोकस करना चाहिए एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल इसके बारे में बोलना चाहूँगा। देखो, 2019 के आसपास, 2019 और 20 के आसपास भारत सरकार ने क्या कर दी, कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत घटा दिया। हाँ, 30% से 22% कर दिया, इस सोच से कि चलो ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, कॉर्पोरेट सब लोग आएंगे अपना बिजनेस करेंगे, अच्छी बात है, कॉर्पोरेट्स को मुनाफा मिलेगा, मतलब मुनाफा बेनिफिट होगा। तो ये जो बेनिफिट होगा ये कम से कम लेबर के वेजेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बस दुर्भाग्य की बात है कि जब से कोविड आया है, कोविड के बाद क्या हुआ कि कंपनी का काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। अब मिलीनियर बिलीनियर तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स लोग बने हैं कोविड के बाद, ये लोग अधिक से अधिक प्रॉफिट अपने में ही रख लेते हैं, हाँ, लेबर तक पहुंचाते ही नहीं है। तो जो बेनिफिट हो रहा है, सरकार ने जो 30 से लेकर 22% कर दिया, जो बेनिफिट हो रहा है प्राइवेट प्लेयर को, वो चीज़ वेजेस में नहीं दिख रहा है, लेबर के वेजेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो बेनिफिट हो रहा है उसका इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है इस कंट्री में। यदि उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, तो वो दुबई में घर खरीद ले रहा है, वो कहीं दूसरे जगह पे एसेट क्रिएट कर रहा है, मगर इकोनॉमी में उसका असर नहीं पड़ रहा है। और तीसरा बात यह कि भारत सरकार बैक टू बैक ये 3 ईयर्स में बैक टू बैक जीडीपी में बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इस सोच से कि क्राउड इन होगा, प्राइवेट प्लेयर आएंगे, मगर जब प्राइवेट प्लेयर के द्वारा जो दिखना चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी मिसिंग है। तो 3-4 रीजन है बच्चे लोग जो बताए हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है नेशनल बिल्डिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। वो जब तक प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले नहीं करेगा तब तक इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो डीरेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एट द सेम टाइम प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन बिल्डिंग में, और एट द सेम टाइम जो 3rd पिलर है एनर्जी ट्रांजिशन ऑल्सो, समझ गए ना। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे सजेस्टेड रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत सुंदर बात किया गया है यहाँ पे, बहुत सुंदर बात है ये। हाँ, कैसे देखो स्टूडेंट, बात समझना होगा। देखो, जैसे एक संस्था, जैसे एग्जांपल एक फाइनेंशियल रेगुलेटर लेते हैं, जैसे आरबीआई, हाँ, जैसे सेबी, जैसे हाँ जैसे सेबी हो गया, जैसे तुम्हारा IRDAI हो गया, सब फाइनेंशियल सेक्टर है ना। अब देखो कि जो ये लोग रेगुलेशन करते हैं, जैसे आरबीआई रेगुलेशन करती है, सेबी रेगुलेशन करती है, अच्छा, इसके रेगुलेशन के वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या कोई हर्डल्स डाल रहा है, इसका भी फ्रेमवर्क बनना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट। इसे मान लो कि किसी, है ना, रेगुलेटर के वजह से, फाइनेंशियल रेगुलेटर की वजह से, आरबीआई की वजह से, सेबी की वजह से
उसके रेगुलेशन की वजह से यदि मान लो कि इम्पिडेंस हो रहा है, हर्डल्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन को ठीक करने की ज़रूरत है, डीरेगुलेशन करने की ज़रूरत है वहाँ पे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है। देखो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो, यानी कि इसका भी एक इंस्टीट्यूशन बने और सभी फाइनेंशियल सेक्टर उसमें शामिल हो, यानी कि सभी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो जो मैंने एग्जांपल दिया, आरबीआई, सेबी, है ना, आईआरडीएआई, पीएफडीआई, जो भी है पेंशन वाला रेगुलेटरी फंड है, वो भी होना चाहिए। तो उसका एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा कि जो भी आरबीआई रेगुलेशन कर रही है, तो आरबीआई के रेगुलेशन से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। देयर इज अ वास्ट एविडेंस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ regulatory impact assessment in terms of better quality of regulation and reduce compliance burden, thereby reducing the cost of compliance for business। तो यदि इस तरह का रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक संस्था बनता है, इंस्टीट्यूशन बनता है, तो वो ठीक से ये पता कर पाएगा कि आरबीआई जो भी कर रही है, आरबीआई जो भी रेगुलेशन कर रही है वो कितना क्वालिटी वाला रेगुलेशन है, सेबी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, समझे ना, और कहाँ कहाँ कंप्लाइंस रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जितना कंप्लाइंस रिड्यूस हुआ उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होगा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन फलेगा और फूलेगा, समझे ना, तो और उतना ही बेटर बिजनेस का ग्रोथ हो पाएगा। अच्छा, इसलिए रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट इफेक्टिव है, कारगर है एंड इन इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड देयर बाय इम्प्रूविंग क्रेडिबिलिटी। सही बात है ना। तो आरआई क्या ला सकता है तुम्हारा सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस ला सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि टाइम लिमिट के अंदर, है ना, हाँ, टाइम लिमिट के अंदर, यानी कि मान लो कि आप रेगुलेशन, मान लो कि आपको एक लाइसेंस को प्राप्त करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस को प्राप्त करना है, बताओ आरबीआई को लाइसेंस देना है किसी को, सेबी को किसी को लाइसेंस देना है, ओके देना है, अब वो बहुत समय लगा दे तो वो भी तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी में, रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत हेल्प करेगा और इससे क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होगा। वन क्रेडिबल अप्रोच टू आरआई वुड बी सेट अप बाय इंडिपेंडेंट, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में रख दो। आरआई को रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दो। हाउस इनसाइड द रेगुलेटर, हर रेगुलेटर के अंदर रहेगा इम्पैक्ट, यानी कि आरबीआई के अंदर एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट वाला एक संस्था रहेगा, सेबी के अंदर एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट वाला एक संस्था रहेगा। हर जो बड़े बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर देखते हो सबके पास एक एक कम इस तरह का संस्था हो, वो देखे, हर एंगल से देखे, खाली बिजनेस के दृष्टिकोण से ना देखे, वो हर एंगल से ही एसेस करे कि जो भी आरबीआई का जो रेगुलेशन है वो हर एंगल से 360 एंगल से देखे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभाव डाल रहा है। एंड दिस एजेंसी विल रिपोर्ट टू द बोर्ड एंड नॉट टू द मैन, और ये क्या करे, ये एजेंसी अपने बोर्ड को रिपोर्ट करे, मैनेजमेंट को नहीं, क्योंकि जानते हो कि बोर्ड और मैनेजमेंट दोनों होता है, बोर्ड रहता है फिर मैनेजमेंट भी रहता है, ये बोर्ड को करे। एंड इट कैन प्रोवाइड एन इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द रेगुलेटरी प्रोसेस एंड आउटकम्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। इससे पता चल जाएगा ना कि जो भी रेगुलेशन हुआ, जो भी सेबी का रेगुलेशन हुआ, जो भी है ना आरबीआई का रेगुलेशन हुआ, वो कितना उसका बेटर आउटकम आया है, कितना उसने इकोनॉमिकली प्रभाव डाला है, कितना सोशली प्रभाव डाला है, कहाँ कहाँ हर्डल्स आए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन को यदि बनना है और वो मान लो कि सेबी के अंदर आता है, तो जरूरी होना चाहिए कि सेबी कम से कम बहुत जल्दी से उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करे, समझे ना। यदि कहीं रुकावट आ रहा है तो ये ड्यूटी है कि जो सेबी में के अंदर जो भी इस तरह का जो इंडिपेंडेंट एजेंसी बना है फॉर रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट, वो कम से कम बोर्ड को रिपोर्ट भेजे कि देखिए यहाँ रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन में वो संस्था बनने जा रहा था, वो उसको 10 दिन लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंप्लाइंस बर्डन है। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सरकार का कोशिश है डीरेगुलेशन, क्योंकि ये समय लाइसेंस राज का नहीं है, क्योंकि ये समय का माइंडसेट अलग होना चाहिए, है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये वाला एटीट्यूड से चलना चाहिए। यहाँ पे हाँ बिल्कुल करने दो ना, क्योंकि देखो एक्सटर्नली बहुत स्थिति खराब है वर्ल्ड में, अभी यदि इंटरनली भी हम रिफॉर्म्स नहीं किए तो फिर स्थिति खराब हो जाएगा, है ना। जैसे सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 का क्राइसिस, क्योंकि इंटरनली स्ट्रांग थे इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला है। हाँ, तो और हमें इंटरनली और मजबूत करना है, क्योंकि बाहर का तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है बाहर, हाँ, ग्लोबल वैल्यू डिसरप्शन चल रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत को रिफॉर्म करना होगा अपने आप में। और केवल जिम्मेदारी ये केवल सेंटर का नहीं है, ये जिम्मेदारी स्टेट का भी है। तो अन डीरेगुलेशन फ्रंट मोर लाइज विद द स्टेट्स ऑल्सो।
ना, स्टेट के ऊपर भी जिम्मेदारी है। देखो क्या बोला गया इकोनॉमिक सर्वे में कि कॉल अपन द स्टेट्स टू बिगिन, आप ही डीरेगुलेशन करना शुरू कर दीजिए। एक्साइज बाय आइडेंटिफाई रेगुलेशन दैट इफेक्ट डिसीजन, यानी कि आप देखो कौन सा आपके रेगुलेशन के बेस से डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जैसे जस्ट लाइक देखो फाइनेंशियल रेगुलेटर के लिए कहा गया ना कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क असेसमेंट को चेक कर सके। ऑन सिमिलर लाइन स्टेट का भी जिम्मेदारी है कि वो रेगुलेशन को आइडेंटिफाई करे जिसके वजह से प्रभाव डाल रहा है किसी दूसरे इंटरप्राइजेस में, कंपेयरिंग द रेगुलेशन ऑन दिस इशूज विद दोज इन अदर, यानी कि दूसरे राज्य में जो चल रहा है, दूसरे कंट्री में जो चल रहा है, किस तरह का रेगुलेशन है, कैसे बेटर रिजल्ट हो रहा है, तो अपना रेगुलेशन से भी वो कंपेयर करे स्टेट। दिस स्टेट शुड बी एग्जामिन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो देखें कि अभी जो करंट रेगुलेशन है, अभी जो भी वो रेगुलेशन के साथ किसी भी इंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर रही है, किसी भी इंटरप्राइजेस को बता रही है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। समझे, ऑन ए सिंगल सैंपल इंटरप्राइजेस, यानी कि हर सैंपल लो। आप देखो कि जैसे मान लो कि स्टेट के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्टेट के अंदर बहुत सारा तुम्हारा आ जाएगा, स्टेट का भी अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इधर का हो गया, उधर का हो गया। सिंपल सर्वे लो कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में करें तो क्या असर पड़ रहा है, एक ये सर्वे ले लिए, मतलब एक सिंपल वाला, एक ये देख लिए इंटरप्राइजेस, फिर देखे ये रेगुलेशन से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे सेक्टर में यहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे राज्य में कौन सा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे कंट्री में कौन सा है, तो वहाँ से सीखिए। सर्वे हैज़ हाईलाइटेड दैट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट मस्ट वर्क ऑन लिबरलाइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल, setting legal safeguards for enforcement, reducing tariff and fees and applying risk based regulation। देख रहे हो कितना बढ़िया बात किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि स्टेट भी अपना स्टैंडर्ड और कंट्रोल को लिबरलाइज करे, डीरेगुलेट करे, है ना, लीगल सेफगार्ड रखे इन्फोर्समेंट के लिए, टैरिफ और फीस को घटाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो सके, समझे। और रेगुलेशन A to Z नहीं करना है, जहाँ जहाँ रिस्क इन्वॉल्व है वहीं रेगुलेशन करना है। ये नहीं कि एक स्कूल खोलना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक तुम रेगुलेट किए जा रहे हो, तो फिर उसका तो मन हताश हो जाएगा, वो बीच में स्कूल ही नहीं खोलेगा। फिर ऐसा होता है ना कि बिजनेस करने निकले हैं, इतना ज़्यादा पेपर वर्क है कि आदमी बीच में हताश हो गया, आदमी बंद कर दिया कि हम बिजनेस ही नहीं करेंगे, जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन कैन कर, यानी कि सही तरीके से ना डीरेगुलेशन किया जाए, सिस्टमैटिक तरीके से डीरेगुलेशन किया जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, इनोवेशन आएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। यानी इट्स क्रिटिकल टू इनकरेज इनोवेशन फॉर क्रिएशन ऑफ वाइबल है ना मिडिल स्टैंड, दैट इज इंडियाज SME सेक्टर। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को आप बढ़ाना चाहते हो, है ना, इंडिया को आगे ले जाना चाहते हो, ग्रोथ करवाना चाहते हो, इनोवेशन करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिवनेस लाना चाहते हो, तो इस तरह का सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन स्टेट को भी ज़रूरत है करने को, समझे, तभी जाके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तभी जाके लोग सब, क्योंकि जो जनता है वो डायरेक्टली जो सबसे नज़दीक है वो स्टेट का नज़दीक है। और स्टेट का भी अपना एक, जानते हो स्टेट भी एक क्या है, फेडरल यूनिट है, स्टेट के पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टेट कोशिश करे कि अधिक से अधिक डीरेगुलेशन करे, समझे। हाँ, सेंटर ने किया है, अनडाउटली सेंटर ने किया है, बहुत कुछ किया है सेंटर ने। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जन विश्वास एक्ट 2023 में लाया गया ना, जिसके अंतर्गत देखो 183 जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो प्रोविजन उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। पहले क्या था, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो 1 साल के लिए जेल, 6 महीने के जेल, 2 साल के लिए जेल। अब बोला कि अभी ये 1960s वाला ज़माना नहीं रहा, ये ज़माना अभी का ज़माना है, तो इकोनॉमी अभी यहाँ पे मेन से है, समझे ना। और इस तरह यदि वो प्रोविजन में क्रिमिनलाइजेशन का बात होगा तो लोग तो आगे बढ़ेगा ही नहीं डर से, इसलिए सबको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, वहाँ पे फाइन रख दिया गया। और सिमिलरली सेंटर ने ये भी कहा कि इस बार हम 2.0 भी लाने जा रहे हैं, और उसे लगभग 100+ हम और भी जो प्रोविज़न है, हाँ, उसको क्या करेंगे, डिक्रिमिनलाइज कर देंगे। तो ऑन सिमिलर मैन स्टेट को भी सोचना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, स्टेट शुड एज पर इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट शुड सिस्टमेटिकली डीरेगुलेट लॉज रिलेटिंग टू लैंड, बिल्डिंग, लोकल ट्रेड, कॉमर्स, लेबर वेलफेयर एंड एमंग अदर एरियाज। तो जो भी स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है बच्चे लोग, जो भी स्टेट सब्जेक्ट का अंदर, जैसे लैंड हुआ स्टेट का हुआ ना, बिल्डिंग स्टेट का हुआ, लोकल ट्रेड स्टेट का हुआ, कॉमर्स स्टेट का हुआ, यहाँ पे डीरेगुलेशन लाए सरकार। जो स्टेट का जो लेबर वेलफेयर क्या है, लेबर तुम्हारा स्टेट का सब्जेक्ट है। इट सजेस्ट ऑनरस एंड आउटडेटेड लॉज, यानी कि जो पहले का जो लॉज था, जैसे कोई काम नहीं है अभी, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड है, जो शॉप लॉ से रिलेटेड है, जो लैंड न्यूबिलिटी से रिलेटेड है, जो लैंड सेलिंग से रिलेटेड है, जो वार हाउसिंग से रिलेटेड है, जो लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो भी आदम जमाना का, अब जो पुराना जमाना का, उसको अपडेट करे, उसको ठीक करे, उसमें भी डीरेगुलेशन ना है,
कैन बी डीरेगुलेटेड आफ्टर कंपेयरिंग दिस लॉ विथ दोज इन अदर स्टेट्स और कंट्रीज। बाहर का कंपेयर करो कि भाई ये जो आप इस सब्जेक्ट के ऊपर आप इस तरह का पनिशमेंट दे रहे हो, बाकी राज्य में तो है ही नहीं ऐसा, बाकी कंट्री में तो ऐसा है ही नहीं। बेस्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए स्टेट को भी अपने स्टेट सब्जेक्ट्स में, ताकि यहाँ पे बहुत उम्दा तरीके से स्टेट में इकोसिस्टम डेवलप हो सके बिजनेस के लिए। समझ गए ना? और एसएमई सब सेक्टर सब अच्छे से डेवलप हो सके, क्योंकि स्टेट जानते हो एसएमई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज सब होता ही होता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये जितना ही बोल रहे हैं सब इंटरनल है कि नहीं है? सब इंटरनल रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, इसमें भी देख सकते हो अनलीजिंग द डोमेस्टिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। हमें क्या करना है? हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है। हमें डोमेस्टिक, क्योंकि बाहर का स्थिति खराब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाहर का स्थिति खराब है, इसलिए हमको एक डोमेस्टिक जो भी ग्रोथ अंदर का जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना है ना। इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को पूरा, बिजनेसमैन को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि बनाओ बिजनेस, तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, तुम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम इनोसेंट हो अंटिल प्रूवन गिल्टी, करो अच्छे से काम। तो इस तरह का व्यवस्था के साथ सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आना चाहिए। देखो, एनहांसिंग द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड बिजनेस इज बोथ द मेजर एंड द एंड्स टू अनलिशिंग इंटरनल ग्रोथ लेवल्स। सही बात है ना? यदि हम ऐसा करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मीन्स प्रोग्रेस का और जो विकसित भारत का जो एंड है या जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो एम है वो पूरा हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इंटरनल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनल ग्रोथ पे ही टिका हुआ है ये देश, क्योंकि बाहर स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स करने होंगे आपको। डीरेगुलेशन, यदि डीरेगुलेशन होगा तो इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आयकर का बात करना चाहता हूँ, ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। अभी हमारे कंट्री में इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो कितना है? लगभग 5 है। इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो जितना कम हो उतना बेटर हुआ, है ना? बिल्कुल। जैसे इन्वेस्टमेंट रेट लिख सकते हो वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय आयकर गिव्स यू द GDP फिगर। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट रेट कितना है? 32% है, 32% के आसपास है। तो 32 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो यू विल गेट 6 पॉइंट समथिंग, 6.4 ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको। हमें क्या करना है कि यदि हम आयकर को घटा दिए, आयकर घटाने का मतलब क्या है कि एसेट बेटर कर दिए, बिजनेस बेटर कर दिए, तो 60 तुम 32 को डिवाइड करो 4 से, विल गेट गुड GDP। पहले 32 को डिवाइड करे थे 5 से तो 6 आ रहा था GDP, 6 के आसपास आ रहा था। अब आयकर को कम करो, जितना आयकर को कम करोगे उतना ही इकोनॉमी आपका कम्पिटेटिव होगा, उतना ही इकोनॉमी आपका बेटर होगा। तो वही लिखा गया वहाँ पे, डीरेगुलेशन से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी बढ़ेगा, मोर इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेंगे इंडिविजुअल्स का, इंटरप्राइजेस का, और इससे GDP में डायरेक्ट असर पड़ेगा। समझ गए? दिस कॉल्स फॉर फोकस ऑफ डोमेस्टिक ड्राइवर। इससे क्या है कि डोमेस्टिक ड्राइवर ही अपने कंट्री में ग्रोथ करे। और हम जानते हैं कि जियो इकोनॉमिक जो फ्रेगमेंटेशन है कहीं ना कहीं ग्लोबल वर्ल्ड को असर डाल रहा है, तो इंडिया भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इंडिया को भी असर डालेगा ही डालेगा। इसलिए हम अपने कंट्री में ही बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करें। समझ गए? यहाँ पे भी देखो, फेज 1 में क्या किया जाएगा और फेज 2 में क्या किया जाएगा। हाँ, उसी का ब्लूप्रिंट है सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन का। पहला देखते हैं कि जो कंप्लाइंस बर्डन है, दुनिया भर का पेपर ऊपर भरना पड़ता है, उसको रिड्यूस करो, है ना? सेविंग, इससे क्या होगा कि बिजनेस का टाइम बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो झूठ मूठ का कॉस्ट लग रहा है वो बचेगा। तो कंप्लाइंस बर्डन को पहले कम किया जाए। स्ट्रीमलाइन सिस्टम एंड प्रोसेस, एग्जामिन रिडंडेंसी, क्लैरिफाई द प्रोसेस फ्लो। यानी क्या कि जो बेकार का चीज़ हटाओ, उसको, जो काम का चीज़ नहीं है उसको हटाओ, उसको वो करो, साफ करो। हाँ, सिस्टम क्या होना चाहिए? डिजिटाइज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि डिजिटल मीन्स अब देखो तुमको अब जाके CM से मिल के तुमको फैसला लेना है तो कितना लेट हो जाएगा? CM तुमको मिलते रह जाएंगे, सिविल सर्वेंट तुमको मिलते रह जाएंगे। तो तुम्हारा जो सर्विस होना चाहिए वो डिजिटल सर्विस होना चाहिए। डिजिटल सर्विस में क्या कि इंटरेक्शन हो गया, बात खत्म हो गया, वहाँ से अप्रूवल आ गया, चलो बिजनेस करो। इंसेंटिव, प्रोवाइड इंसेंटिव, एक्सटेंडिंग स्पेशल बेनिफिट टू की सेक्टर, और बहुत सारे सेक्टर को, बहुत सारे क्लस्टर को सरकार की तरफ से भी क्या होना चाहिए? इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये फेज 1 में ये सब चीज़ पे ध्यान होगा। कंप्लाइंस बर्डन कम करना, है ना? हाँ, जो रिडंडेंसी है, जो बेकार का चीज़ है उसको हटाना, प्रोसेस को बहुत ही क्लियर करना, डिजिटलाइजेशन होना ताकि डिजिटलाइजेशन से इंटरेक्शन बेटर हो। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है तुम्हारा? इंसेंटिव प्रोवाइड करना। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में क्या है? देखो बच्चों, लिबरलाइज स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल, यानी कि मिनिमम नेसेसरी, यानी जहाँ जहाँ जरूरत है वहीं पे कंट्रोल करें। यानी कि वही जो बताए थे ना कि बस रिस्क, जो रिस्क वाला एलिमेंट है वहीं पे क्या हो? रेगुलेशन हो, बाकी सब चीज़ में आप डिरेगुलेट कर दो। सेट लीगल सेफगार्ड फॉर द इन्फोर्समेंट, यानी कि आसान तरीका, यानी कि इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से इंस्पेक्शन सब हो।
सेफगार्ड देखा जाए, टैरिफ और फीस घटाया जाए, एंड यूज रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, यानी कि टेलर लीगल, यानी कि छोटे, अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टेलर बेस्ड होना चाहिए रेगुलेशन, सबके लिए सिमिलर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। टेलर बेस्ड का मतलब क्या कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द सेम, ऑल बिजनेस आर नॉट द सेम। जिस तरह का बिजनेस, जैसे सॉफ्टवेयर के लिए देखो कितना सॉफ्ट टच रेगुलेशन है, तो उसी तरह अलग अलग बिजनेस के लिए टेलर मेड सोल्यूशन होना चाहिए, टेलर मेड रेगुलेशन होना चाहिए इस सेकेंड फेज के लिए। समझ गए? अच्छा, तो पहला खत्म कर दिया ना स्टूडेंट, पहला इशू कंप्लीटेड। अब सेकेंड इशू बात करेंगे हम लोग, ह्यूज कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, वही है ना, ह्यूज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बट नॉट कमंसुरेट ग्रोथ इन द वेजेस, जो पहले ही हम बता चुके हैं। बताओ, कॉर्पोरेट को तो बहुत फायदा हो रहा है, कॉर्पोरेट खूब कमा रहा है। इस बार भी देखेंगे सरकार का रेवेन्यू देखोगे, उसमें 3rd रैंक पे आ रहा है कॉर्पोरेट। पहला इनकम टैक्स, हाँ इनकम टैक्स आया ना पहले, पर्सनल इनकम टैक्स, सेकंड में जीएसटी है, थर्ड में कॉर्पोरेट टैक्स है। बताओ 30% से 22% कर दिया भारत सरकार ने, उसके बावजूद भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए था, जो वेजेस का ग्रोथ होना चाहिए था लेबर में, हाँ जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सब प्रॉफिट, ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट रख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो दूसरी जगह पे कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट आउट किया गया है कि बताओ कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 23% ज़्यादा हुआ फाइनेंशियल 24 में। अब बताओ एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, ओनली 1.5%। हाँ, तो जब कॉर्पोरेट का बेनिफिट इतना ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट इतना 22% बढ़ा है पहले कंपेयर में, तो भाई जॉब में भी बढ़ना चाहिए था, अधिक से अधिक जॉब क्रिएट करना चाहिए था एक कॉर्पोरेट को, एक बिजनेसमैन को, बिजनेस हाउस को। तो जॉब तो केवल 1.5% ही बढ़ा है। और दूसरी बात है कि इसमें यह भी बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि देखो इंटरप्राइजेस का प्रॉफिट बढ़ते चला जा रहा है, मगर जो वेजेस में जो बढ़ोतरी होना चाहिए था, लेबर का जो वेजेस में एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो वेजेस में बढ़ोतरी होना चाहिए था, वो बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है ये सब, और ये वेजेस में नहीं दे रहा है। यानी कि जो लेबर क्लास से जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके वेजेस में ये उस तरह का बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रहा है। वही रिच बिकम रिचर एंड पोर बिकम पोरर। इस कंट्री में ये सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है अभी, समझ रहे हो ना, कि जो रिचर है बिलियनियर मिलियनियर वो और आगे बढ़ रहा है, और जो नीचे वाला तबका है 20,000 30,000 कमाने वाला वो उतना ही कमा रहा है, वो ज़्यादा नहीं कमा रहा है, हो सकता है उससे कम ही हो रहा है। नोटिंग डैट डिस्पाइट कंपनीज, देखो स्टेबल, हाँ EBITDA मार्जिन ऑफ 22% है लगभग बेनिफिट कमाया ओवर द लास्ट 4 years, वेज ग्रोथ हैज मॉडरेटेड। समझ रहे हो ना, 22% आप अधिक कमाए हो 4 साल कंपेयर में ना, इतना प्रॉफिट बचा लिए, मगर जब वेज ग्रोथ का बात आएगा एम्प्लॉयज़ का तो वो भी मॉडरेट, कोई खास नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरह से क्रिटिकल कंसर्न्स को जन्म देता है कि ये ग्रोथ कैसा ग्रोथ हो रहा है। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी नीचे एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एक तो वेजेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, कोई नया जॉब भी क्रिएट नहीं हो रहा उस लेवल पे जिस लेवल पे प्रॉफिट बच रहा है इन लोग को। अलाइनिंग प्रॉफिट ग्रोथ विथ वेज इंक्रीज इज एसेंशियल। समझ रहे हो ना, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट हम जानबूझ के ही सरकार ने किया कि ताकि तुमको अर्न हो सके। सरकार का भी इंटेंशन यही था कि 30% जब 22% किए तो कॉर्पोरेट के पास पैसा अधिक बचेगा, जब अधिक बचेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, अपने कॉम्प्लेक्स को बड़ा करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, लोग आएंगे। और देखो ये विशियस साइकिल है बच्चे लोग, बात समझो, ये विशियस साइकिल कैसे विशियस साइकिल है, देखो तुम खुद देखो कि जब वेजेस ज़्यादा दिया जाएगा, एक कर्मचारी को मान लो कि 20,000 पहले महीना मिलता था, हाँ कॉर्पोरेट तो कमा ही रहा था पहले भी और अभी ज़्यादा कमा रहा है और स्टिल वो 20,000 में जी रहा है, मगर मान लो कि 20,000 से हमने उसको 30,000 कर दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भाई ज़्यादा जेब में पैसा पहुँचेगा तो डिमांड क्रिएट होगा ना, और डिमांड क्रिएट होगा तो कंपनी का खुद तुम्हारा अपने आप में प्रोडक्शन होगा। तो विशेष साइकिल है कि नहीं है, जब कंपनी का प्रोडक्शन होगा तो इस बात कंपनी को ही फायदा होगा। फिर यदि कंपनी वाला लोग यदि अधिक पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी में ही रिटर्न्स हो जाएगा, वो एक तरह से साइकिल है, लूप में चलने वाला चीज़ है। तो अलाइनिंग प्रॉफिट ग्रोथ विद वेज इंक्रीज इज एसेंशियल, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ के साथ वेज इंक्रीज भी होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, ये एसेंशियल है ताकि सस्टेन ग्रोथ हो सके ना, एसेंशियल फॉर सस्टेन डिमांड बिल्कुल समझ रहे हो ना, एंड सपोर्टिंग कॉर्पोरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इसलिए पूरा इकोनॉमी का पैटर्न देखोगे, सिस्टम देखोगे तो ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट लोग क्या करे, जो भी उसको ह्यूज बेनिफिट हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, वो कम से कम एम्प्लॉयज़ को दे,
एम्प्लॉयज़ को देगा तो एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगा तो फिर कॉर्पोरेट का ही अपना तुम्हारा प्रोडक्शन होगा, तो हिसाब से फिर कॉर्पोरेट कमाएगा। तो एक साइकिल है ये, ऐसे ग्रोथ होगा तुम्हारा। हाँ, उससे नए नए जॉब क्रिएट होंगे। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जैसे देखो निफ्टी का दिया गया है, अमंग निफ्टी 500 कंपनीज, 500 कंपनी का आंकड़ा दिया गया है। प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो देखो बढ़ा है। 2003 में कितना था? 2.1% था, वो बढ़ के 4.8% हुआ है, डबल से भी ज़्यादा हुआ है। यानी कि अपने आप में ये हाईएस्ट, द हाईएस्ट इज, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2008 में जो हाईएस्ट हुआ था प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 500 कंपनीज, उसके कंपेयर में देखो 2008 के बाद देखो अभी सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा है 500 कंपनीज सब, समझ गए ना। तो लार्ज कॉर्पोरेशन स्पेशली इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का है वो बताओ, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर समझ रहे हो ना, जो एग्रीकल्चर का होगा, दूसरा होगा से भी नहीं है, दूसरा वाला जो भी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का, उसका जो बड़ा कंपनी है वो ज़्यादा कमा रहा है एज़ कम्पेयर टू छोटा कंपनी। यानी कि सेम सब्जेक्ट पे दो कंपनी है, एक बहुत बड़ा कंपनी है, एक छोटा कंपनी है, तो बड़ा वाला कंपनी ज़्यादा कमा रहा है। उसका रीज़न है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, उसका रीज़न है वही स्केलेबिलिटी, उसका रीज़न है ह्यूज प्रॉफिट। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो लार्ज कॉर्पोरेशन है स्पेशली नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में वो ज़्यादा बेटर आउट परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर पीयर्स इन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट में ज़्यादा बड़ा वाला कंपनी ज़्यादा कमा रहा है। और सेम चीज़ का एक मान लो कि कंपनी है, दो कंपनी है, एक बड़ा कंपनी एक छोटा कंपनी है, दोनों सेम चीज़ प्रोड्यूस करता है, बड़ा कंपनी ज़्यादा कमा रहा है, समझे? हाँ, तो उसका वही इकोनॉमिक ऑफ स्केल जिसको बोल तो रहे हैं। जोमेटो देखो हमेशा ज़्यादा कमाएगा एज कम्पेयर टू जो नया प्लेयर होगा। हाउएवर वाइल प्रॉफिट सर्ज, देखो तो जब बड़ा कंपनी ज़्यादा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो वेजेस तो लैगर्ड है अभी भी, वजह एम्प्लॉयज़ को वेजेस तो नहीं मिल रहा है वैसा। तो हायर प्रोफाइल शेयर एंड स्टैग्नेंट वेज ग्रोथ रिस्क स्लोइंग द इकोनॉमी बाय कर्बिंग डिमांड। हाँ, इसे डिमांड बढ़ेगा नहीं। जो पहले जो आदमी को 20,000 मिलता था अभी भी 20,000 मिल रहा है, तो वो जितना जो खा रहा था वो उतना ही खाएगा, उससे डिमांड कहाँ बढ़ेगा। फिर यदि डिमांड बढ़ाना है, देखो भारत सरकार ने इस बार कितना बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला है कि 12 लाख तक कमाने वाला को जीरो टैक्स देने की जरूरत नहीं, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जेब में पैसा थोड़ी रखता है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा जाएगा इन्वेस्टमेंट के रूप में ही जाएगा, है ना। अब बहुत सारे इकोनॉमिक्स तो कहते हैं कि कुछ टैक्स ही मत लो, इनकम टैक्स ही मत लो, उससे और जीडीपी बढ़ जाएगा। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी खुद बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं कि हम जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, उस दिन हम जीरो कर देंगे टैक्स, इनकम टैक्स में 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं, अपने आप जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, उनका भी लॉजिक है। अब कितना होगा नहीं होगा विषय दूसरा है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, उसको पूरी तरीके से रिबेट करना भी एक बेवकूफ़ी होगा। मैं बता रहा हूँ कि यदि रिबेट कर रहे हैं टैक्स में तो उसका कितना जीडीपी पे असर पड़ता है, क्योंकि डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा, ज़ाहिर सी बात प्रोडक्शन होगा और उससे जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, दुनिया भर का चीज़। देखो, तो टू सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यदि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में, तो फेयर एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है इनकम का, और लेबर को मिलना चाहिए। हाँ, बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर इज़ इम्पेरेटिव, यानी कि लेबर क्लास को, है ना, एम्प्लॉयज़ को वेजेस में बढ़ोतरी होना चाहिए। समझ गए? आगे देखो, तो हाउ डज द इंक्रीज इन वेजेस रिजल्ट, वही कैसे तुम्हारा वर्चुअस साइकिल, अच्छा विशियस साइकिल बोल दिया था, आई एम सॉरी, विशियस साइकिल नेगेटिव है, वर्चुअस साइकिल कैसे क्रिएट होगा। विशियस साइकिल नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी का बात करेंगे, वर्चुअस साइकिल का बात करेंगे। वर्चुअस साइकिल पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या वही बात है, देखो वही लिखा गया है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो हाउस होल्ड होगा ही ना, लोग काम कर रहे हैं, समझे, कर्मचारी सब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वही प्राइवेट सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर भी उसके अंदर है, बिजनेस भी उसके अंदर है, ये क्लोज लूप है, ये इंडोगेनस सिस्टम है। इंडोगेनस सिस्टम का मतलब कि एक दूसरे से प्रभावित है, सब उसी का हिस्सा है। दोनों ही एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर भी और बिजनेस भी, दोनों ही म्यूचुअली रीइंफोर्स करेंगे, एक दूसरे का ताकत बढ़ाएंगे, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। अब नेगेटिवली क्यों बोला जा रहा है कि मान लो कि अभी तुम सैलरी घटा दो या सैलरी स्टैग्नेंट रख दो एम्प्लॉयज़ का, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा इधर, सिंपल बात है। अब पॉजिटिव क्यों, क्योंकि मान लो कि तुमने एम्प्लॉयज़ को पैसा अधिक दे दिया, पहले 30,000 देते थे, अब 40,000 दे दिए, तो डिमांड बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा तो फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो वही बोला कि दोनों जो एजेंसी है, हाउस होल्ड और बिजनेस जो एजेंसी है, दोनों को एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, चाहे इधर पॉजिटिवली करे या फिर नेगेटिवली करे। जैसे एग्जांपल देखो, इफ द प्राइवेट सेक्टर वे टू रीएग्जामिन इट्स पोस्ट कोविड हायरिंग एंड compensation practice that can itself result in enhanced demand visibility,
गिविंग इट अ गुड रैशनल फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट दैट कैन इटसेल्फ सेट अप अ वर्चुअस साइकिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ग्रोथ, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। देख रहे हो ना? अभी देखो, अच्छा, कोविड-19 के बाद जो तौर तरीका है कॉर्पोरेट का पूरा बदल गया। अभी देखो, अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ रहा हूँ। अब देखते हो कोविड के बाद क्या हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो सबसे ज़्यादा बचत हुआ कंपनी वाले को ही। एम्प्लॉय को तो फायदा हुआ ही, कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। घर से काम करेगा, अलग से ऑफिस बना के देना भी नहीं है उसको, एक एक लैपटॉप भेज देगा आराम से, घर घर काम कर रहा है आदमी, तो कंपनी का तो कितना पैसा बच रहा है, तो कमाया ना वो पैसा। तो और दूसरी बात है कि जो जॉब कब और क्रिएट करना चाहिए उस पर भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यदि मान लो कि कंपनी वाला क्या करता है, यदि प्रॉफिट दे देता है, अधिक से अधिक वेजेस में बढ़ोतरी करता है, तो देखो लौट के आएगा। देखो कोई वर्चुअल साइकिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जितना पैसा फ्लो होगा उतना एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, है ना, उतना इनकम बढ़ेगा, उतना ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, दुनिया भर का चीज़। तो ये एक तरह से वर्चुअल साइकिल है जो कि कंपनी को ही बेनिफिट पहुंचाएगा। समझ गए ना? तो सेकेंड देखो, दोनों ही इशू स्टूडेंट, इशू नंबर 1 और इशू नंबर 2, दोनों ही इशू क्या है, इंटरनल है, रिफॉर्म से संबंधित है। अब ये जो इशू पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक मस्ट बी असेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ग्लोबल रियलिटीज। यानी कि जो भी इंडिया का मीडियम टर्म ग्रोथ, अभी जो ग्रोथ हो रहा है हमारा, सुनिए अभी कितना, इस बार कितना बोला गया, 6.5 के आसपास रेंज दिया गया है। उसमें कहीं ना कहीं ये ग्रोथ कम हुआ है, पिछले साल कंपेयर में कम हुआ है ना। ये जो कम हुआ, यानी कि 2023 और 24 का देखोगे तो 8% से ग्रोथ हुआ है। फिर 24 और 25 का देखोगे तो हम लोग 6.5 के आसपास आ गए। इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं। तो ये जो हुआ है कहीं ना कहीं, जो ये न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ उसको देखते हुआ कि बाहर कुछ भी वर्ल्ड ट्रेड में असर पड़ेगा तो इंडिया में भी असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो वही बोला गया। देखो अभी प्रेजेंटली देखो कंप्लीट जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है दुनिया में। हाँ, टैरिफ वार चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वार चल रहे हैं। हाँ, उसका देखो इधर से जब यूएस से बोलता है कि हम एआई से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है हम उसके ऊपर बैरियर लगा रहे हैं, तो उधर चाइना भी बोलता है कि हमारा जो सोलर पैनल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो उस पर हम बैन लगा रहे हैं, है ना। तो दोनों का हो रहा है अपना। तो दूसरी बात है कि चाइना जाना जाता है क्रिटिकल मिनरल में, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में। एक तो चाइना के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है, और दूसरी बात है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है एक्सट्रैक्शन करने का, तो दूसरे तीसरे कंट्री में जाकर एक्सट्रैक्शन भी कर रहा है। और इस मामले में तो पूरा वर्ल्ड ही पीछे चला गया। खैर इंडिया तो बहुत पीछे है। तो ऐसी स्थिति में एक कोई कंट्री पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमिकली, तो वो कंट्री कुछ भी फैसला लेगा तो वर्ल्ड को ही असर पड़ेगा ना उस चीज़ का। बिल्कुल वही चीज़ बताया गया। देखो यहाँ पे कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो दुनिया के लिए वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग बास्केट है, और जो उसका स्ट्रैटेजिक जो डोमिनेंस, समझे ना, वो तो साफ साफ दिखता है। तो चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस एस्टिमेटेड बाय द डिपेंडेंसी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट आर फर्दर वर्ल्ड। कि चाइना पे जो डिपेंडेंट है, अब तुमको यस यू रिक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स, यू रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। अब चाइना बैन लगा दिया तो कुछ नहीं कर सकते हो, बैठे रहो। तो वर्ल्ड में यदि एनर्जी ट्रांजिशन भी होना है तो वो भी चाइना पे डिपेंडेंट है वर्ल्ड, ये स्थिति है। देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क। बताओ एक कंट्री में पूरी तरीके से है, एक कंट्री डोमिनेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है, यदि वो कंट्री ने फैसला लिया कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं बेचेंगे तो पूरा वर्ल्ड सफर होगा। तो फिर चाइना शेयर ऑफ ग्लोबल आउटपुट विल प्रोबेबली द हायर देन द कंबाइंड से। बताओ चाइना का जो ग्लोबल आउटपुट, चाइना का जो शेयर है ग्लोबल आउटपुट में वो इतना ज़्यादा है कि जो तुम 10 कंट्री का भी जोड़ोगे तो फिर भी मुकाबला नहीं कर पाएगा वो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंट्री, है ना। उसके पास मिनरल्स है, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स है ना, रियर अर्थ मिनरल्स है। हाउएवर एट प्रेजेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ इंडिया रिमेन रोबस्ट। अभी हम इंडिया ठीक है, हम पिछले बार भी तुम लोग को बताए थे कि जो एमर्जिंग इकोनॉमी है वो 4 से लेकर 4.2-4.3% ग्रोथ करेगा। इंडिया तो एक्सेप्शनल है कि हम लोग 6+ से हम लोग जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट भी देखोगे तो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन रोबस्ट है, अभी भी रोबस्ट है। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अकाउंट है हमारा, फॉरेक्स सब बढ़िया है ना, अभी भी $600+ बिलियन का है ना। फिजिकल कॉन्सोलिडेशन भी बेटर है ना। प्राइवेट कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है, 50 से 55% के आसपास होगा।
हमारा इंडिया का जीडीपी देखो, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं चल रहा है तुम्हारा। तो इस बार का ग्रोथ देख लो, 6.3 से लेकर 6.8 के बीच में किया गया है ना, प्रोजेक्ट किया गया है। तो ठीक है इंडिया, बट देख रहे हो ना कि बाहर के वजह से इंडिया पे क्या असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में देखो बताया गया है बच्चे लोग, बहुत हैरान करने वाली चीज़ है ये, 2020 से लेकर 2024 तक, यानी कि ये 4 साल में ना लगभग 26,000 नए नए रिस्ट्रिक्शन वर्ल्ड ट्रेड में देखने को मिला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला है। तो क्या है ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन, बताओ, सब नॉन टैरिफ बैरियर सब लगाया जा रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है एक सामान दूसरे कंट्री में बिक ही नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो लोग बोल रहा है कि भाई तुम जो प्रोडक्ट लाए हो वो डिफॉरेस्टेशन करके लाए हो, तुम जो प्रोडक्ट लाए हो वो लेबर लॉ को वायलेट करके लाए हो, तुम जो प्रोडक्ट लाए हो वो क्या है तुम्हारा सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सब बोल के दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो टैरिफ बैरियर प्लस नॉन टैरिफ बैरियर दोनों ही बैरियर हो सकता है ना। तो इस तरह का 26,000 नए रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे 2020 से लेकर 24 तक, 4 साल के अंदर। इससे देखो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड इफेक्ट 32% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्ट लाइन, यानी कि लगभग कहोगे 32%, 30 यानी कि 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 32 प्रोडक्ट लाइन्स पे असर पड़ा है, और लगभग 67% ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ा है। तो समझ सकते हो कैसे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है वर्ल्ड में। जब 4 साल के अंदर इतना रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, इससे लगभग 67% ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ रहा है, तो समझ लो कि इंडिया भी एक्सेप्शनल नहीं है। सेक्टर देखो जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है नॉन टैरिफ मेजर से, वही नॉन टैरिफ बैरियर से, तो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज सब है। टू रिमेन कम्पिटिटिव एंड एनहांस इट्स पार्टिसिपेशन, यदि हमें कम्पिटिटिव रहना है, हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ रहना है, तो यस हमें क्या करना होगा, इंडिया मस्ट कंटिन्यू रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग फैसिलिटेशन टू बूस्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। द इंडस्ट्री मस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी। देख रहे हो ना, तो इसके लिए मेक इन इंडिया होना चाहिए, है ना, ग्लोबली कम्पिटिटिव हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, ग्लोबली क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमारे जो इंडस्ट्री है उसको अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए कम्पिटिटिवनेस के लिए, क्वालिटी के लिए, और अधिक से अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसको, तभी जाके इंडिया सस्टेन हो पाएगा, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ पाएगा उसका सामान से। समझ गए। तीसरा यानी कि थर्ड वाला जो पॉइंट पढ़े थे वो एक्सटर्नली रिलेटेड है, तो एक्सटर्नली के हिसाब से हमें क्या काम करना चाहिए वही चीज़ है। अच्छा, ये भी बहुत खास मुद्दा है। इशू नंबर 4, इंश्योरिंग रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द की फॉर नेट जीरो। अच्छा, हमने कहा ना कि नेट जीरो बनेगा, कार्बन न्यूट्रल बनेंगे हम लोग कब, बाई 2070 तक, यानी कि 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल बनेगा। खाली बोलने से तो नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना होगा। बट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सुंदर बात कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रोबस्ट होना चाहिए। यदि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रोबस्ट है तो कहीं ना कहीं नेट जीरो अचीव करने में इंडिया को बहुत मदद मिलेगा। अभी प्रेजेंटली देखो बहुत सारे कंट्री जैसे ब्राज़ील और चाइना, देखो यहाँ पे बच्चे लोग जान के हैरानी होगा तुम लोग को, अर्बन जो रेसिडेंट्स है, अर्बन सिटीज़ और टाउन्स में जो लोग रहते हैं, यानी कि 100 आदमी रह रहे हैं ब्राज़ील और चाइना में अर्बन एरियाज़ में, तो 50% जो रेसिडेंट्स हैं वो मास ट्रांजिट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मास ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, रेलवे का यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह बसेस का यूज़ कर रहे हैं। भारत में देखो 37% ही अर्बन रेसिडेंट तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे चढ़ता है, उतना ही एक्सेस कर पाता है। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है कि नहीं है। तो कोशिश ये होना चाहिए भारत सरकार का या राज्य सरकार का कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को और बड़ा करें, ठीक है, पीएम गति शक्ति और सबको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि जैसे ही एक मेट्रो आया जहाँ रुका नीचे तुम्हारा बस हो, एक मेट्रो आया नीचे तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इस तरह। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज अनदर एवेन्यू ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ओवरसीज सप्लाई चेन दैट ई मोबिलिटी इंटेल्स। बाहर से तुम क्रिटिकल मिनरल्स लाओगे, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लाओगे और उसका मार्केट तो है चाइना के पास। हाँ, अब तुम्हारा एनर्जी ट्रांजिशन में पूरा तुम एक कंट्री पे टिके हुए हो। अरे कोशिश करो कि अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे बल दें, क्योंकि अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बल देंगे तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत में उतना डिमांड नहीं होगा, समझे, ना ही तुम्हारा ई मोबिलिटी को लेकर टेंशन होगा। हाँ, ई मोबिलिटी जरूरी है, बट फॉर दैट वी रिक्वायर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो तो हमारे पास है नहीं अभी।
इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। देखो इंडियन सिटीज़ के पास ठीक है ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा मेट्रो रेल नेटवर्क में, अभी फिलहाल ही हुआ था देखो। तो नाउ इंडिया को कोशिश करना चाहिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब एक टिकट काट लिए है ना, रेलवे में यानी कि मेट्रो में भी ट्रैवल किए उसी टिकट से, फिर बस में भी उसी टिकट से ट्रैवल किए, ऑटो में भी उसी टिकट से ट्रैवल किए। ये वाला व्यवस्था होना चाहिए ताकि बसेस को मेट्रो रेल से और अदर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे एक बार में कनेक्ट हो जाए, ये बेटर व्यवस्था होगा। नहीं तो बोलेगा ना कि मेट्रो आ गया है, नीचे हमारा गाड़ी खड़ा है, मेट्रो आ गया है, बाइक लेके आओ। और जब एक टिकट से आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो तो कितना ईजी हो जाएगा। दिल्ली में बहुत अच्छा व्यवस्था है, एक टिकट काटिए और अलग अलग आप बस में चढ़िए। हाँ, एक दिन का पास बनता है, पास लो, बच्चे लोग घूमते रहो दिन भर, तो ये व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, मगर बस का बस के साथ, मेट्रो का मेट्रो के साथ, हम बोले कि बस और मेट्रो को भी कनेक्ट करो, समझे ना। तो इन्वेस्टिंग इन मेकिंग पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ये। हाँ, चाइना में होता है। तो ये इन्वेस्टिंग इन मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोर एफिशिएंट, रिलायबल, कंफर्टेबल, एक्सेसिबल and save will also be significant steps towards achieving net zero goal while reducing our dependence on import। जो इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है एनर्जी ट्रांजिशन को लेके कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स मंगाएंगे, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स मंगाएंगे, वो ना करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही नेटवर्क बेटर कर दें, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करें और लोगों को हम आह्वान करें कि आइए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करिए। अच्छा, जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता था तो ऑड इवन का फॉर्मूला चलता था ना जी, अभी भी चलता है वहाँ पे। हाँ, दिल्ली में खुद उस समय जो अरविंद केजरीवाल जो सीएम थे वो खुद दूसरे मिनिस्टर गाड़ी में बैठ के चले गए, कई बार सीएम अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में दूसरा कोई बैठ के चले गए। तो ये एक एग्जांपल होना चाहिए। देखो ए रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल आल्सो हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेक्शन। देखो ट्रैफिक कंजेक्शन भी कम होगा ना, अभी सबका अपना प्राइवेट गाड़ी है तो पूरा भीड़ हो जाता है। हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी भी होगा, प्रमोट होगा, क्लीन मोबिलिटी भी होगा तुम्हारा। एंड 75 देखो क्यों इतना बड़ा बात किया जा रहा है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन पे इतना फोकस है। इसका रीजन क्या है कि 75% जो एमिशन होता है बच्चे लोग, वो सब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से ही होता है, ग्रीन हाउस के एमिशन का। तो इतना बड़ा चीज़ है, समझ गए नहीं कि जो भी रोड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कम्स फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट, इतना ज़्यादा एमिशन होता है, समझ गए। तो यस, हम लोग को यदि कार्बन न्यूट्रल बनना है ना, जीरो बनना है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनना है, यानी कि हमें कार्बन को जीरो एमिट करना है 2070 तक, तो उसके लिए प्रयास अभी से जारी होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और रोबस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये देखो मिनरल रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इशू नंबर 5। अच्छा, देख रहे हो ना, फोर्थ इशू भी क्या है बच्चे लोग, फोर्थ इशू क्या है, इंटरनली है। हाँ, इंटरनली है। और फिफ्थ इशू जो देखो ये क्या है, एक्सटर्नली है। मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मिनरल का बात करो, क्रिटिकल मिनरल्स का बात करो, रेयर अर्थ मिनरल्स का बात करो, सब में ही चाइना आगे है। तो द इकोनॉमिक सर्वे सेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड टू अ कन्वेंशनल कार रिक्वायर्स नियरली 6 times मोर मिनरल। देख रहे हो ना, एक कन्वेंशनल कार बनाने में और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार बनाने में दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगभग 6 गुना ज़्यादा चाहिए होता है मिनरल्स, जो एक कन्वेंशनल कार बनाने में लगता है। एंड मोस्ट ऑफ विच आर यूटिलाइज इन प्रोड्यूसिंग, और अधिकतर तो तुम्हारा मिनरल्स ईवी बैटरी लगाने में ही हो जाता है। जानते हो ना कि ईवी बैटरी एक तरफ और बाकी जो कंपोनेंट है वो एक तरफ है, दाम बराबर हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बैटरी का दाम तुम्हारा 40 to 50% होता है टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। वो यानी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तुम खरीद रहे हो 1 लाख में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 50,000 का तुम्हारा केवल बैटरी हो और 50,000 दूसरा कंपोनेंट उस व्हीकल्स का। और देखो अधिकतर जो क्रिटिकल मिनरल सब है, स्ट्रेटेजिक जो मिनरल सब है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने में ही लग जाता है। मोस्ट ऑफ देव आर इंडिया में है ही नहीं, यदि इंडिया में भी है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास एक्सट्रैक्शन नहीं है। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें, इस केस में जो लाइक माइंडेड कंट्री है उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। अच्छा बताओ, लिथियम आयन रिजर्व मिला ऊपर हमें, हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट में मिला, बताओ कोई नहीं आया ऑप्शन के लिए आगे, कोई प्राइवेट प्लेयर आया ही नहीं आगे। तो लाइक माइंडेड कंट्री के साथ वो करना चाहिए। देखो वही लिखा गया है। मोस्ट ऑफ देम क्या है कि अवेलेबल है, मतलब स्कैर्सली अवेलेबल है, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा नहीं है। एंड दे आर बहुत फ्यू कंट्रीज़ में, उसमें चाइना नंबर 1 है
और चाइना के पास तो रिजर्व भी है और चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कुछ साल पहले किया था ना, 33 क्रिटिकल मिनरल्स को एनालाइज किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। और देखो अभी फाउंड एट 24 आर करेंटली एट हाई रिस्क ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। 24 उसमें क्या है कि तुम्हारा रिस्क पे है, यदि सप्लाई नहीं हुआ ठीक से तो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, इससे डिपेंडेंट जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या इससे डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्री है। तो अच्छा है ना, देखो चाइना कमांड्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ग्लोबली। चाइना आगे है, सबसे आगे है। तो चाइना का डोमिनेंस देखो बच्चे लोग, चाइना अभी भी डोमिनेंट प्लेयर है तुम्हारा इस क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग में। लिथियम हो, वैनेडियम हो, है ना, मोलिब्डेनम हो, प्लेटिनियम हो, जो भी तुमको पीरियोडिक टेबल में दिखता है मिनरल्स सब, समझे ना, या रेयर अर्थ मिनरल सब में आगे हो चाइना। निकल का देखो बच्चे लोग, निकल कितना प्रोसेसिंग करता है 65%। कोबाल्ट कितना करता है देखो 68%। लिथियम कितना है 60%। बताओ ग्लोबल आउटपुट यहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है निकल। यदि दुनिया में यदि 100 प्रोडक्शन हो रहे हैं, 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहे हैं निकल का, तो चाइना का शेयर कितना है 65%। कोबाल्ट का देखो 68%, लिथियम का 60%। तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स में कितना आगे है चाइना। हाँ, रियर अर्थ मिनरल्स में भी देखो बच्चे लोग, रियर अर्थ मिनरल्स का ही बात कर रहा हूँ मैं, उसमें चाइना देखो 63% ग्लोबल माइनिंग में कंसिस्ट करता है अकेला कंट्री। और जहाँ तक सवाल है प्रोसेसिंग में, तो 90% प्रोसेसिंग करता है रियर अर्थ मिनरल्स में। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के हिसाब से देखो तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस कंट्री का डोमिनेंस आगे भी बना रहेगा। क्लियर डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री, दैट इज चाइना, एंड इवन द कंट्री डज नॉट माइन दिस मिनरल्स इटसेल्फ, प्रोसेसिंग हैपेंस इन दिस। हाँ कोई बात नहीं, माइनिंग नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इसके पास नहीं है तो प्रोसेसिंग कर लेगा दूसरे कंट्री में, क्योंकि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी भी तो अवेलेबल है, तो कर लेगा, अफ्रीकन कंट्री में जाकर कर लेगा वो। तो डी रिस्किंग द सप्लाई इज द आउटमोस्ट नेसेसिटी फॉर डिकार्बनाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मस्ट फोकस ऑन डी रिस्किंग सप्लाई चेन बाय प्रमोटिंग, यानी कि क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक हमारे कंट्री में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम बनना चाहिए। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे कंट्री में ही हम इकोसिस्टम बनाएं, जैसे सोडियम आयन सॉलिड स्टेट बैटरी जो कि अभी चल ही रहा है, वर्ल्ड में भी चल रहा है इसको। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी भी लिथियम आयन है ना, तो लिथियम आयन में डेंड्राइट वाला प्रॉब्लम होता है, इसलिए अभी सॉलिड स्टेट बैटरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्ल्ड में। इंडिया बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करे, इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करे, क्योंकि चाइना डोमिनेंट है और चाइना कभी भी ट्रेड बैरियर लगा सकता है उसमें, समझे। सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल हमारा क्यों नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं कर सकते क्या हम लोग, उस पर हम सिक्योर करें, हम पेटेंट्स फाइल करें अधिक से अधिक। एट द सेम टाइम फैसिलिटिंग इन्वेस्टमेंट इन बैटरी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें बैटरी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक इंडिया का जो ऑटोमेटिक सेक्टर है उसको बेनिफिट हो सके। क्योंकि अभी जितना मेहनत करेंगे हम लोग, बाद में हमें रिजल्ट दिखेगा वो चीज़, तो पहले एक इकोसिस्टम तो डेवलप करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देखो PLI इसके में भी देखे थे ना हम लोग, EV सेल के लिए, लिथियम आयन सेल्स के लिए दिया जा रहा है पैसा, समझ गए ना। एज मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन हैपेंस ऑफ द सेल मेकिंग, यानी कि इसी स्टेज में, सेल मेकिंग स्टेज में ही इनोवेशन की जरूरत है। इसलिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंतर्गत भी इंसेंटिव रिवार्ड सब दिया है कंपनीज को, जो कि तुम्हारा EV सेल्स पे काम कर रहा है, हाँ स्टार्टिंग स्टेज में ही। द सर्वे सेड लिथियम आयन विल डोमिनेट अदर टेक्नोलॉजी फॉर क्वाइट सम टाइम, बोला है कि लिथियम आयन बैटरी जो है तुम्हारा वो डोमिनेट करेगा दूसरे टेक्नोलॉजी को सम टाइम, मगर सॉलिड जो बैटरी है, सॉलिड स्टेट बैटरी क्या, वो रियलिटी है। आने वाले समय में सॉलिड स्टेट बैटरी पे लोग बहुत रिसर्च करेंगे, तो इंडिया शुरू करे उस चीज़ को। और डिमांड क्या बोला है कि डिमांड इसका यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि लगभग 20-25% से ये लगातार साल बढ़ते चला जाएगा 2030 तक, मगर 2030 के बाद फिर सॉलिड स्टेट बैटरी सब चलेगा। तो कहने का मतलब क्या कि लिथियम आयन पे भी हम काम करें, एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी नया है EV के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, दैट इज सॉलिड स्टेट बैटरी, उस पर भी काम करें। अधिक से अधिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हायर करें, अधिक से अधिक हम पेटेंट्स फाइल करें, अधिक से अधिक इस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अधिक से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। अब PLI स्कीम के अंदर जो किया गया बहुत अच्छा काम किया गया है एंड सो ऑन। तो व्हाट आर द इंडियाज एफर्ट, इंडिया क्या एफर्ट है ताकि डी रिस्क करे, क्योंकि बाहर से बहुत डिपेंडेंट है हम लोग। अब बाहर यदि बेचना बंद कर दे, बाहर नहीं देगा हमको, तो हम पूरी तरीके से पिट जाएंगे ना। इसलिए इंडिया का क्या एफर्ट रहा है, देखो इंडिया ने भी इस्टेब्लिश किया खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कहते हैं काबिल,
है ना। तो PLI स्कीम इज इन प्रोग्रेस फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग। देखो PLI बिल्कुल इसको भी दिया जा रहा है ताकि हमारे कंट्री में भी अच्छे से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। इंडिया टिल नाउ आइडेंटिफाई, अभी तक हम 24 ऑड मिनरल्स को क्रिटिकल और स्टडी के मिनरल्स चिन्हित कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, है ना। अभी जरूरी है कि लाइक माइंडेड कंट्री जो एडवांस कंट्री है उसके साथ कोलैबोरेशन करे, प्राइवेट प्लेयर को पार्टिसिपेट करवाए अपने माइंड सब में। रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस, इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था ना बच्चे लोग, 16,000 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस के लिए, और 8,000 करोड़ तुम्हारा हाँ एंड विथ अनदर ₹80,000 फ्रॉम PSU। तो भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था, साथ में 18,000 करोड़ तुम्हारा PSU से भी आएगा, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम एवर अनाउंस। तो भारत को पता है कि मिनरल्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में घोषित किया था 16,000 करोड़ का, और उसमें 18,000 करोड़ तुम्हारा PSU से भी आएगा। क्योंकि देखो अब इंडिया का दिक्कत क्या है कि जो ऑक्शन है उसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ही आ रहा है, कोशिश होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो, उसके लिए डी रेगुलेशन जरूरी है ना, उसके लिए भी डी रेगुलेशन। और दूसरी बात है कि लाइक माइंडेड कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। और उसके लिए भी देखो जो स्टेज है, एक्सप्लोरेशन का भी स्टेज होता है ना, 1 2 3 4, तो स्टेज को भी ठीक से साइंटिफिक तरीके से इंडिया क्या करे, अच्छे से फॉर्मुलेट करे, तब जाके बाहर के जो प्राइवेट प्लेयर है वो आए तो इंडिया का जो डेटा है, इंडिया का जो एक्सप्लोरेशन जो स्टेटस का जो डेटा है उस पर शक ना करें और अच्छे से यहाँ पे कोलैबोरेट कर काम करें। व्हाट इज द सजेशन? सजेशन क्या है? इंडिया मस्ट एम टू इस्टेब्लिश ट्रांसफर एग्रीमेंट विद अदर नेशन दैट आर सीकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन। यानी कि जैसे इंडिया ऐसा कंट्री, और भी तो कंट्री होगा बहुत सारा जो चाहता है कि चाइना से वो छुटकारा पाए, तो ऐसे कंट्री जो कि टेक्नोलॉजिकली प्रूवन कंट्री हैं, ऐसे कंट्री के साथ हम कंबाइन करें अपने आप को, अग्रीमेंट साइन करें और ऐसे कंट्री को न्योता दे भारत में, और अधिक से अधिक यहाँ पे काम कर सके, ताकि हम भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे बाहर से ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो और हमारा ही इकोसिस्टम बन सके, समझे, हमारा अपने कंट्री के अंदर इकोसिस्टम डेवलप हो सके। दैट्स इट, कंप्लीटेड।